नमस्कार। आभासी मंच पर आज एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्र छात्राओं की मांग के अनुरूप आज मैं अस्तित्ववादी दर्शन पर चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक बौद्धिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन के अस्तित्व की तलाश करना है और उसके जीवन की सार्थकता को ढूंढना है। हम सभी ये जानते हैं कि दर्शन दुनिया के विषय में हमारी समझ बढ़ाता है। ये सृष्टि, ये दुनिया क्यों, कब और कैसे बनी, कैसे संचालित हो रही है, इसको केंद्र में रखकर पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों में, दोनों ही क्षेत्रों के देशों में विभिन्न दर्शन विकसित हुए। पश्चिम में अस्तित्ववादी दर्शन इन्हीं विभिन्न दर्शनों का एक अभिन्न किंतु महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं कि डेनमार्क के विचारक सोरेन किर्कगार्ड इस अस्तित्ववादी दर्शन के जनक हैं। अस्तित्ववादी दर्शन वास्तव में मनुष्य को केंद्र में बनाकर, केंद्र में रखकर दुनिया की व्याख्या करता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है। प्रमुख जो अस्तित्ववादी विचारक हैं उनमें मार्टिन हाइडेगर, जियां पॉल सार्त्र, कार्ल जैस्पर्स, अल्बर्ट कामू और नीत्जे जैसे विचारक आते हैं। इन सभी अस्तित्ववादी दार्शनिकों की ये मान्यता है कि सभी जीवों में, धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने अस्तित्व की क्षमता रखता है, अपने अस्तित्व को परिभाषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में वो अपनी अलग पहचान के साथ जी सकता है। इस धरती पर मनुष्य के अस्तित्व के, उसकी उपस्थिति के दो चरणों की व्याख्या इन अस्तित्ववादी विचारकों ने की। प्रथम चरण एक भौतिक उपस्थिति है मनुष्य की, जिसमें वो रक्त और मांस से बने एक सजीव प्राणी के रूप में धरती पर जन्म लेता है। मार्टिन हाइडेगर ने इस स्थिति को डेजन कहा है, यानी मनुष्य की भौतिक उपस्थिति एक डेजन के रूप में। दूसरे चरण में मनुष्य अपनी क्षमता, अपनी संभावना और अपने ज्ञान की सत्ता को तलाशता है, और यही अस्तित्व की स्थिति है। हमारे भारतीय दर्शन में भी ये माना गया कि मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोत्तम है और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास ने भी कहा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा। कहा गया कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। कुछ यही बात अस्तित्ववादी विचारक कहना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए क्योंकि मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। उसमें वो क्षमताएं हैं, वो संभावनाएं हैं जिसकी तलाश उसे जीवन भर रहती है, और जिस दिन वो इसकी तलाश पूर्ण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। अस्तित्व यही है। मानवीय अस्तित्व केवल भौतिक रूप में उपलब्ध होने को ही नहीं मानते, बल्कि ऐसे मनुष्य की उपस्थिति उसके अस्तित्व को दर्शाती है जिसे अपनी क्षमता का ज्ञान हो, जिसे अपनी संभावना का ज्ञान हो, जिसे अपनी सत्ता का ज्ञान हो, जिसे अपने वजूद का ज्ञान, जिसको ओवरमैन की संज्ञा दी गई अस्तित्ववादी विचारकों के द्वारा।
अगर हम अस्तित्ववाद की जड़ों को ढूंढें तो प्राचीन यूनान में पैरामेनिड्स और हेराक्लिट्स के विचारों में अस्तित्ववादी विचारधारा दिखाई देती है। मध्य युग में आने पर धर्म वैज्ञानिक मेस्टर एकहार्ट और सेंट ऑगस्टाइन के विचारों में अस्तित्ववाद के दर्शन होते हैं। और भारत में अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन पूरी पूरी तरह एक परिपक्व रूप में अस्तित्ववाद की धारणा प्रस्तुत करता है। जब गौतम बुद्ध ने इस जीवन की निस्सारता का वर्णन किया और मनुष्य के ज्ञान की स्थिति को, एनलाइटनमेंट की स्थिति को ही उसके अस्तित्व के रूप में व्याख्यायित किया। अस्तित्ववादी विचारधारा 20वीं शताब्दी में कैसे उदित हुई, क्या कारण थे इसके पीछे? यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये पाते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में जो आदर्श राज्य की धारणा मिलती है, जो आदर्शवाद मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को उपेक्षित किया गया और व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व प्रदान किया गया। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ये जानते हैं कि समूचा राजनीतिक चिंतन व्यक्ति और राज्य के संबंध को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया। किन्हीं विचारकों के द्वारा व्यक्ति को प्रमुख माना गया तो किन्हीं के द्वारा राज्य को प्रमुख माना गया। प्लेटो और अरस्तु ने अपने चिंतन में राज्य को प्रमुख माना, राज्य की सावयव धारणा प्रस्तुत की, जिसके तहत मनुष्य को राज्य का अंग मात्र माना गया। ये माना गया कि राज्य मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य के बिना वो रह नहीं सकता, उसका जीवन संभव नहीं है। पश्चिम में 19वीं शताब्दी का जो दर्शन प्रस्तुत किया गया वो उदारवादी व्यक्तिवादी दर्शन था। हालांकि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई, लेकिन स्वतंत्रता को भौतिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया कि मनुष्य सांसारिक जीवन में, लौकिक जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहता है उसे करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके जीवन पर प्रतिबंध कम से कम होना चाहिए। अस्तित्ववादी विचारक पश्चिमी दर्शन की इस व्यक्तिनिष्ठता से संबंध नहीं रखते और वो मनुष्य के अस्तित्व को एक उच्चतर स्तर पर परिभाषित करते हैं, जहां पर स्वतंत्रता मूल्यों के साथ जीने में है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन सभी क्रांतियों ने कहीं ना कहीं मनुष्य को पीछे छोड़ दिया, मशीन की महत्ता को स्थापित किया। रूसी क्रांति भी राज्य की महत्ता को स्थापित करती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, उसका महत्व बढ़ा। लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में सोचने के लिए बाध्य किया गया। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, इतनी ज्यादा जनधन की हानि हुई कि एक तरह का निराशावाद समूची दुनिया में छा गया। ईश्वर की सत्ता में एक तरीके से अविश्वास सा पैदा हो गया। धर्म की सत्ता में लोगों का भरोसा टूट गया। ऐसी स्थिति में अस्तित्ववादी विचारकों ने एक बार फिर से मनुष्य के अस्तित्व को तलाशने का प्रयास शुरू किया और अस्तित्ववाद के रूप में एक सुगठित दर्शन प्रस्तुत किया। अस्तित्ववाद की प्रमुख मान्यताओं और सिद्धांतों पर जब हम नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि इसका सबसे प्रमुख और केंद्रीय सिद्धांत है कि ये ईश्वरीय सत्ता के स्थान पर
मानव की सत्ता में विश्वास रखता है। हालांकि पुनर्जागरण और पुनरुत्थान आंदोलन में ही मनुष्य के विवेक के महत्व को स्वीकार किया गया था, लेकिन उस विवेकवाद के कारण जिस पूंजीवाद का विकास हुआ, जिस विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, उससे जनित जो उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ, इन सब ने मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं एक अलगाव को प्रस्तुत किया। स्वयं से भी उसका अलगाव हुआ। वो अपने वजूद को समझ नहीं पाया, भ्रम की स्थिति में रहा, भौतिक वस्तुएं उसे आकर्षित करती रहीं, उपभोक्तावाद आकर्षित करता रहा। ऐसी स्थिति में अस्तित्ववादी विचारक मानव अस्तित्व पर फिर से विचार करते हैं और ये मानते हैं कि इस दुनिया, इस सृष्टि को संचालित करने में ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय नियम या सत्ता का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। जो कुछ है वो मानवीय सत्ता ही है। जरूरत इस बात की है कि मनुष्य अपनी इस सत्ता का अनुभव करे और उस सत्ता का प्रयोग स्वयं अपने जीवन की उदासीनता को खत्म करने में, जीवन की निराशा को खत्म करने में उसका प्रयोग करे, और साथ ही साथ समाज के लिए भी अपनी सत्ता का, अपने वजूद का, अपनी क्षमताओं का योगदान दे, समाज के विकास के लिए आगे बढ़े। जाहिर सी बात है कि मध्य युग में जहां पर ईश्वरीय सत्ता और धर्म का बोलबाला था, वहीं अस्तित्ववादी दर्शन इस तरह की किसी भी सत्ता में अविश्वास व्यक्त करता है, खासतौर से जब उसने दो विश्व युद्धों की विभीषिका देख ली, जिसमें अपार जन और धन की हानि हुई। दूसरा सिद्धांत जो अस्तित्ववाद के दर्शन में हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि ये एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य के वैचारिक अस्तित्व के स्थान पर उसके भौतिक अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। हम सब ये जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही दर्शनों में बहुत सारे दार्शनिकों ने विचार जगत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ईश्वर भी एक विचार है। हीगल जब विश्वात्मा की बात करते हैं, ग्रीन जैसे विचारक जब मानवीय चेतना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिलक्षित होता है कि इस सांसारिक जीवन में, जीवन को दिशा देने में मनुष्य के विचारों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। विचारों के अनुरूप ही दुनिया का निर्माण होता है, दुनिया आगे बढ़ती है। हीगल जैसे दार्शनिक का पूरा पूरा विचार, पूरा पूरा दर्शन इसी विश्व आत्मा के विचार पर आधारित है कि कैसे वैचारिक जगत से भौतिक जगत बनता है, कैसे विश्वात्मा या दैवीय विचार अपने आप को दुनिया की विभिन्न वस्तुओं में प्रकट करती है, चरणबद्ध ढंग से। अस्तित्ववादी विचारक इस वैचारिक अस्तित्व को प्राथमिकता नहीं देते। वो ये मानते हैं कि धरती पर मनुष्य का पहले भौतिक वजूद शुरू होता है। भौतिक वजूद ही प्रमुख है, क्योंकि रक्त और मांस से बने जब सजीव व्यक्ति का धरती पर अवतरण होता है, तो उसके बाद ही उसके विचार डेवलप होते हैं, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, और नाना रूपों में वैचारिक अभिव्यक्ति होती है। तो विचारों से दुनिया नहीं बनती, विचारों से मनुष्य नहीं बनता, बल्कि मनुष्य का भौतिक अस्तित्व उसे वैचारिक दुनिया में आगे बढ़ाता है। ऐसा अस्तित्ववादी विचारकों की मान्यता है।
तीसरी मान्यता अस्तित्ववादी विचारकों की ये है कि ये मानते हैं कि मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व को पहचानना, यानी अपनी संभावना को पहचानना, अपनी क्षमता को पहचानना इसलिए संभव है क्योंकि उसके पास चयन की स्वतंत्रता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ मनुष्य के सामने कार्यों को करने के लिए, जीवन को जीने के लिए विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि उन विकल्पों में से वो किस विकल्प को अपने जीवन के लिए चुनता है। अपने जीवन पथ का निर्धारण किस विकल्प के आधार पर करता है, कौन सा रास्ता चुनता है, ये उस पर निर्भर करता है। और जिस दिन वो रास्ते की पहचान कर जाता है, जिस दिन वो जान जाता है कि हमारा जीवन इस रास्ते पर चलने से ही हमारे वजूद को सार्थक बना पाएगा, उस दिन वो उस राह को पकड़ लेता है और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीता है, अपने अस्तित्व को सार्थक सिद्ध करता है। मानव जीवन को एक मूल्यवान अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी के साथ आगे कहते हैं अस्तित्ववादी विचारक कि मानव अस्तित्व की सार्थकता किसमें है? किस तरह के जीवन को हम सार्थक जीवन मानेंगे? अस्तित्ववादी कहते हैं कि मानवीय मूल्यों के अनुसार जीवन जीने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मानवीय मूल्य कौन से? वो मूल्य जो सार्वभौमिक हैं, सभी के द्वारा स्वीकार्य हैं। दया, दान, उदारता, परोपकार, सहानुभूति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिनका महत्व सदियों से सिद्ध हो चुका है और दुनिया के किसी भी कोने में इन मूल्यों को माना जाता है, जाना जाता है और एक आदर्श के रूप में इनका अनुसरण किया जाता है। तो अस्तित्ववादियों की मान्यता क्या है कि मनुष्य के अस्तित्व को तभी सार्थक बनाया जा सकता है जब वो अपना जीवन मूल्यों के अनुसार जिए। आवश्यकताओं की पूर्ति तो पशु भी करते हैं। कहा भी गया है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी मनुष्य का अस्तित्व, उसका जीवन तब सार्थक है जब वो अपनी संभावना को तलाशने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे, उनकी संभावना को तलाशने में, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने में। अगली मान्यता अस्तित्ववाद की ये है कि अस्तित्व की पहचान अनुभूति का विषय है, ना कि तर्क का। विज्ञान तर्क को प्रोत्साहित करता है। पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि इस दुनिया में मनुष्य की जो तार्किक शक्ति है, जो विवेकीय शक्ति है, वही निर्णायक है, वही इसके सभी कार्यों का, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, उनका निर्धारक है। लेकिन अस्तित्ववादी ये कहते हैं कि मनुष्य अगर अपने अस्तित्व की पहचान करता है तो तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के आधार पर, अनुभूति के आधार पर। और यही कारण है कि अस्तित्ववादी कहते हैं कि मनुष्य जब दुख के क्षणों में होता है या निराशा के क्षणों में होता है, अकेलेपन के पलों में होता है, तभी उसे अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है कि एक व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में उसका वजूद क्यों है, क्यों उसने जन्म लिया और मानव जीवन क्या कुछ करने के लिए उसके सम्मुख अवसर
उपस्थित करता है, जिन अवसरों का उपयोग करके वो मानवीय मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने में सफल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है अस्तित्ववाद की, कि मनुष्य को अपने अस्तित्व की अनुभूति, अपनी संभावनाओं, अपनी क्षमताओं का ज्ञान दुख और निराशा के क्षणों में जितना ज्यादा होता है, उतना सुख के पलों या यूं कहें कि सांसारिक जीवन में संलिप्त रहकर नहीं हो पाता। अस्तित्ववादी विचारक आधुनिक सभ्यता और विज्ञान का विरोध करते हैं। क्यों? उत्तर आधुनिकतावादियों की तरह वो भी ये मानते हैं कि आधुनिक सभ्यता, विज्ञान और तकनीक के विकास ने उपभोक्तावादी जीवन को प्रोत्साहित किया है, जिसमें मनुष्य एक के बाद एक दूसरी चीजों की कामना करता है, उनको पाने की चाहत रखता है, उनके लिए अपना संपूर्ण परिश्रम, समय, सब कुछ अर्पित करता है। लेकिन अंततः उसे निराशा हाथ लगती है, उसका अलगाव होता है समाज से, वो कट जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, और ये अलगाव उसे अंदर ही अंदर सालता है। इसीलिए अस्तित्ववादी ये कहते हैं कि विज्ञान वहीं तक उपयुक्त है, तकनीक वहीं तक उपयुक्त है, जहां तक वो मनुष्य के अस्तित्व को तलाशने में मदद कर सके, जहां उसका चेहरा मानवीय हो, जहां वो मूल्यों पर आधारित हो। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल भी तमाम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के बावजूद मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि विज्ञान और तकनीक का ये जो पक्ष है, अलगाववादी पक्ष, उपभोक्तावादी पक्ष, उसको न्यूनतम किया जा सके। पूरी तरह हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो व्यापार, बाजार, ये सब मूल्यों के साथ चलने चाहिए। आज ऐसा माना जा रहा है नव उदारवादी युग में। अस्तित्ववादी विचारक भी इसी बात के पक्षधर हैं। उनकी भी यही मान्यता है कि आधुनिक सभ्यता और विज्ञान के साथ साथ मूल्यों का समावेश होना चाहिए, तभी ये मानव अस्तित्व को सार्थक बना पाएंगे। चांद और मंगल पर विजय के साथ अगर मानवीय अस्तित्व मूल्यों पर आधारित नहीं है, तो ऐसी वैज्ञानिक विजय का कोई महत्व नहीं है। एक और मान्यता जो अस्तित्ववादियों के दर्शन में देखने को मिलती है, वो ये है कि अस्तित्ववादी विचारक समस्याओं के समाधान के बजाय उनके निदान में विश्वास रखते हैं। यानी ये एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसे ओवरमैन की कल्पना करते हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित ना हो। क्योंकि इनकी मान्यता है कि जीवन है तो समस्याएं होंगी ही, और समस्याओं का समाधान हर समय संभव नहीं है। इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि उन समस्याओं का सामना करने की योग्यता, कुशलता हर मनुष्य के अंदर हो, जो उसके अस्तित्व को परिभाषित करने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये समस्याओं के समाधान के बजाय उनके निदान में विश्वास रखते हैं, उनका सामना करने में विश्वास रखते हैं। और अंतिम रूप में अस्तित्ववादी विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व, उसके अस्तित्व की सार्थकता अकेले रहकर सिद्ध नहीं की जा सकती। यानी संपूर्ण विश्व के साथ समन्वित होकर ही वो अपने अस्तित्व
की प्राप्ति कर सकता है, अस्तित्व को सार्थक बना सकता है। नीटजे जैसे विचारक ने क्या कहा कि भीड़ के साथ चलना मनुष्य के लिए लाजमी नहीं है। ये दास नैतिकता है। हर मनुष्य को अपने अस्तित्व की पहचान करनी चाहिए, अपनी क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए, संभावनाओं को तलाशना चाहिए। लेकिन ये तलाश, ये खोज अकेले रहकर, दुनिया से कटकर, लोगों से कटकर संभव नहीं है। यहां तक कि अन्य प्राणियों से भी अपने आप को अलग थलग करके मनुष्य अपना अस्तित्व परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि के, पृथ्वी के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। चर अचर जगत एक दूसरे पर निर्भर है। सभी एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति के माध्यम है, और सहयोग से ये आवश्यकता जितनी अधिक पूर्ति हो सके, इस आवश्यकता की, उतना ही मानव अस्तित्व बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बेशक मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोत्तम है, क्योंकि अस्तित्ववादी कहते हैं उसके सामने चयन की स्वतंत्रता है, जो अन्य जीवों के समक्ष नहीं है। इसलिए उसका अस्तित्व अन्यों से भिन्न हो जाता है। लेकिन खुद मनुष्य के अस्तित्व की तलाश तब पूर्ण होगी जब वो पूरी दुनिया के साथ अपने आप को समन्वित कर सके, दुनिया के पर्यावरण के साथ समन्वित कर सके, जीव जंतुओं के साथ समन्वित कर सके, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव को विकसित कर सके। तो ये थी अस्तित्ववाद की प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत। अब जैसा कि सभी दर्शनों के साथ होता है, कोई भी दर्शन पूर्ण नहीं होता। उसमें कुछ पक्ष ऐसे जरूर होते हैं जो आलोचना का विषय बनते हैं, और अस्तित्व के वाद के साथ भी ऐसा ही है। आलोचकों ने इसका मूल्यांकन करते हुए ये बताया कि ये एक निराशावादी दर्शन है, क्योंकि कहता है कि निराशा के क्षणों में ही, दुख के क्षणों में ही मनुष्य को अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है, और उसकी तलाश में वो संलग्न होता है। ऐसा निराशावादी दर्शन मानव जीवन में आशावाद को हतोत्साहित करता है, और बिना आशा के जीवन अपूर्ण है, जीवन की तलाश अपूर्ण है। दूसरे आलोचक ये मानते हैं कि चूंकि ये दर्शन ईश्वर की सत्ता, तर्क और विज्ञान सभी में अविश्वास व्यक्त करता है, इसलिए बहुत हद तक ये एक नकारात्मक दर्शन बन जाता है। निसंदेह ईश्वर प्रमाण का विषय नहीं है। तर्क और विज्ञान ने बहुत सी बुराइयों को भी जन्म दिया, ये मानते हैं हम। लेकिन इन सब में कुछ न कुछ गुण भी हैं। विज्ञान ने जीवन को जितना सुविधाजनक बनाया है, हमारी जीवन शैली में जितना बड़ा परिवर्तन लाया है, उसके लिए मानव सभ्यता विज्ञान और वैज्ञानिकों की ऋणी है। लेकिन अस्तित्ववाद केवल इसके नकारात्मक पक्ष को, इसकी बुराइयों को ही देखता है, जो इस दर्शन को पूरी तरह नकारात्मक बना देता है। तीसरे आलोचक ये कहते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन विरोधाभास से भी परिपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ ये मनुष्य को उसके अस्तित्व की तलाश के लिए प्रेरित करता है, उसके जीवन की सार्थकता को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, और इस लिहाज से ये एक व्यक्तिनिष्ठ जीवन दर्शन बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि समाज से समन्वित हुए बिना, समाज के प्रति निष्ठा रखे बिना
अस्तित्व की तलाश पूरी नहीं होगी। आमतौर पर व्यक्तिनिष्ठा और समाजनिष्ठा दोनों विरोधाभासी हैं, और इन दोनों विरोधी तत्वों को अस्तित्ववादी दर्शन में हम एक साथ समाहित हुए पाते हैं। आलोचकों की दृष्टि में अस्तित्ववादी दर्शन कोरा व्यक्तिवादी, अहंकारवादी, विद्रोही और उत्पाती दर्शन है, जिसका प्रभाव देश और दुनिया में सभी तरह के नकारात्मक आंदोलनों पर देखा गया। मार्क्यूज ने फ्रेंच दार्शनिक सार्थ की पुस्तक, जो अस्तित्ववादी दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बीइंग एंड नथिंगनेस, मार्क्यूज ने कहा कि इस पुस्तक ने मनुष्य जीवन में चिंता और दुख को प्रचारित करने के अलावा कुछ नहीं किया। बहुत सारी अस्तित्ववादी दर्शन को परिभाषित करने वाली पुस्तकें लिखी गई, सार्थ के द्वारा भी और अन्य अस्तित्ववादी विचारकों के द्वारा भी, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन, अपबिल्डिंग डिस्कोर्सेस, साइंस एंड स्कॉलरशिप, कार्ल जेस्पर्स की फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, रीजन एंड एग्जिस्टेंस। इन सभी पुस्तकों का विरोध किया गया आलोचकों के द्वारा, क्योंकि इन पुस्तकों ने मानव जीवन में निराशा को प्रचारित करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से अस्तित्ववादी दर्शन में ये कमियां देखी गई, जिनको आलोचकों ने सामने लाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम निष्पक्ष ढंग से विचार करें तो हम ये पाते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन आज सभी दर्शनों का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार मनुष्य को केंद्र में रखकर जीवन की व्याख्या की, दुनिया की व्याख्या की, और मनुष्य के अस्तित्व को दुनिया के अस्तित्व के लिए आवश्यक बताया। बिना अपने अस्तित्व की पहचान किए मनुष्य दुनिया के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आधुनिक जीवन में, विज्ञान और तकनीकी आधारित जीवन में, उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य के अलगाव को रेखांकित किया। उसका स्वयं से अलगाव, यानी अपने वजूद को ना पहचानना, और दूसरी ओर समाज के साथ भी उसका अलगाव कैसे विज्ञान और तकनीक की देन है, इसको रेखांकित करने का कार्य किया। हम सब ये जानते हैं, युवा मार्क्स ने भी पूंजीवादी सभ्यता में, पूंजीवादी समाज में मनुष्य के अलगाव को रेखांकित किया। अस्तित्ववादी विचारक मार्क्स से इस संबंध में ताल्लुक रखते हैं, और वे भी ये मानते हैं कि बेतहाशा समृद्धि की लालसा ने मनुष्य को कहीं ना कहीं समाज से अलग थलग कर दिया है, उदासीन बना दिया है। वो अलगाव का अनुभव कर रहा है, एलिनेशन का अनुभव कर रहा है, निराशा का अनुभव कर रहा है, उदासीनता का अनुभव कर रहा है, जो मानव जीवन की दृष्टि से और सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी अपरिहार्य स्थिति नहीं है, उचित स्थिति नहीं है। इसे दूर किया जाना चाहिए और मनुष्य को समाज से समन्वित किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन ने 20वीं शताब्दी के ड्रामा, आर्ट, साहित्य, मनोविज्ञान, इन सभी विधाओं को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। तो ऐसा नहीं है कि अस्तित्ववादी दर्शन
केवल निराशावादी दर्शन ही बना रहा, इसने विभिन्न दर्शनों की नींव रखने का कार्य किया। फ्रांस में जो संरचनावाद विकसित हुआ, वो अस्तित्ववादी दर्शन पर ही आधारित दर्शन है। तो ये था अस्तित्ववाद। आशा है इसके प्रमुख पहलुओं से आपका परिचय हुआ होगा। धन्यवाद।